हेलो फ्रेंड्स, आपने अगर साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक समरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना। स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी। जिसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया वही एक अच्छा इन्वेस्टर या फिर बिजनेसमैन बन सकता है। और साइकोलॉजी ऑफ मनी हमारे इमोशंस को कैसे काबू में रखे या फिर हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए या स्टॉक मार्केट में या बिजनेस में हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से सिखाती है। इसलिए जब भी बेस्ट फाइनेंशियल बुक्स की बात आती है तो उसमें साइकोलॉजी ऑफ मनी का नाम ज़रूर आता है। सो लेट्स बिगिन। पहला, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बढ़िया इन्वेस्टर है। उन पर 2000 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी गई है, लेकिन उन सारी बुक्स में वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजीज बताई गई है। लेकिन उन सब में एक सिंपल फैक्ट है जो मिस किया गया है। वो एक अच्छे इन्वेस्टर है, लेकिन वो एक अच्छे इन्वेस्टर तब से है जब उनकी उम्र 11 साल थी। वॉरेन बफेट के पास आज $100 बिलियन से भी ज़्यादा पैसा है, लेकिन क्या आपको पता है उन $100 बिलियन में से 90% पैसा वॉरेन बफेट के 65th बर्थडे के बाद आया है। बिकॉज कंपाउंडिंग टेक्स टाइम। उन्होंने 3/4 ऑफ सेंचुरी यानी 75 साल इन्वेस्टिंग की, तब जाकर वो दुनिया के रिचेस्ट मैन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 30s में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दिया और 60s में रिटायर हो गए। उन्होंने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की और 30 साल की उम्र तक उनके पास $1 मिलियन थे। चलो मान लेते कि वो भी अपने 20s में एक आम इंसान की तरह मुझे दुनिया देखनी है, एक्सप्लोर करना है, या फिर अपने पैशन को ढूंढ रहे होते और 30 साल की उम्र में उनके पास $25,000 होते जो उन्होंने इन्वेस्ट किए होते, और वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न जो उन्होंने लिया है 22% लिया होता और 60 की उम्र में रिटायर हो गए थे, तो आपको क्या लगता है उनके पास कितनी नेटवर्थ होती? वो होती $11.9 मिलियन, यानी आज के नेटवर्थ से 99.9% कम। वॉरेन बफेट की स्किल है इन्वेस्टिंग, लेकिन उनका सीक्रेट है टाइम। दैट्स हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। कंपाउंडिंग का मैजिक हमेशा लॉन्ग टर्म में ही दिखाई देता है। जिम साइमंस जो रिलायंस टेक्नोलॉजी हेज फंड के हेड है, उन्होंने 1988 से 66% एनुअल रिटर्न से इन्वेस्टिंग की है, लेकिन फिर भी उनकी नेटवर्थ है $21 बिलियन, जो वॉरेन बफेट से 75% कम है। क्योंकि जिम साइमंस ने अपनी इन्वेस्टिंग की शुरुआत अपने 40s में की। अगर जिम साइमंस ने भी वॉरेन बफेट की तरह 70 साल तक इन्वेस्टिंग की होती, वो भी 66% एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न के साथ, तो उनके पास आज $63 क्विंटेलियन इतना पैसा होता। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग को और डिटेल में हम समझेंगे। सेकंड, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। जेसी लिवरमोर 1877 में जन्मे एक प्रोफेशनल ट्रेडर। ट्रेडिंग क्या होती है जब लोगों को पता भी नहीं था, तब जेसी लिवरमोर ट्रेडिंग कर बिलियनर बने थे। 30 साल की उम्र में जेसी लिवरमोर की नेटवर्थ थी $100 मिलियन। 1929 में जब मार्केट क्रैश हुआ था, जो आज तक का सबसे बड़ा क्रैश है, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, तब बहुत सारे ट्रेडर्स ने लॉस के कारण सुसाइड कर लिया था। जेसी की बीबी डॉर्थी को भी इस बात का डर था कि जेसी भी कहीं सुसाइड ना कर ले। जब जेसी अक्टूबर 29 को घर आया, तब जेसी की वाइफ के आंखों में आंसू थे और वो डरी हुई थी। लेकिन तब जेसी ने कहा कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, आज मैंने मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेड किया है। जेसी की बीवी बहुत खुश हुई क्योंकि उस दिन जेसी ने मार्केट को शॉर्ट किया था और एक ही दिन में $3 बिलियन कमाए थे। वही दूसरी तरफ अब्राहम जर्मनेस्की, एक मल्टी मिलियनियर रियल एस्टेट डेवलपर। अब्राहम ने अपना सारा पैसा ग्रेट डिप्रेशन में गंवा दिया। अब्राहम की बीवी ने अखबार में इश्तिहार दिया था कि अब्राहम पिछले गुरुवार से मिल नहीं रहा है, और अब्राहम के दोस्त ने उसी दिन अब्राहम को वॉल स्ट्रीट के बाहर टिकर टेप के रिसीट फाड़ते हुए देखा था और रोते हुए जाते हुए देखा था। अब्राहम घर तो आया, लेकिन वो पूरी तरीके से टूटा हुआ था। द ग्रेट डिप्रेशन में जेसी लिवरमोर को बिलियनर बनाया और अब्राहम को कंगाल बना दिया। लेकिन 4 साल बाद जेसी ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बड़े बड़े दाव खेलने शुरू किए और उस बेट्स की वजह से उन पर बहुत कर्जा बढ़ता गया, और 1933 में जेसी ने सिर्फ 2 दिनों में ही अपनी सारी दौलत गंवा दी। उस दिन जेसी घर तो आए, लेकिन उसी रात उन्होंने अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। पता है इन दोनों में कॉमन बात क्या थी? दोनों को पता था कि अमीर कैसे बना जाता है, लेकिन दोनों को ये पता नहीं था कि अमीर कैसे रहा जाता है।
गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। तीसरा, फ्रीडम। जिस दिन आप कहोगे कि आज से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे जैसी ज़िंदगी जीनी है वैसी ज़िंदगी जी सकता हूँ, किसी के साथ भी मुझे कितना भी वक्त बिताना है मैं बिता सकता हूँ, इस एटीट्यूड को कहते हैं फ्रीडम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी जॉब करो जो आपको बहुत बड़ी सैलरी तो दे लेकिन वक्त ना दे, जो वक्त आप अपने फैमिली के लिए या फिर अपने पसंदीदा लोगों के लिए दे सकते हैं। ऐसी सैलरी का क्या फ़ायदा जो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस के अलावा कुछ ना दे। तब आपके पास फ्रीडम नहीं होगी, हर वक्त आपका बॉस आपके पीछे पड़ा रहेगा। डेरेक सीवर्स, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, उनको पूछा गया था कि बताइए कि आप अमीर कैसे बने। डेरेक मिडटाउन मैनहट्टन में जॉब करते थे। उनकी सालाना सैलरी थी $20,000, जो एक एवरेज सैलरी है। वो कभी भी बाहर खाना खाने के लिए नहीं जाते थे या फिर कभी भी टैक्सी से ट्रैवल नहीं करते थे, इसलिए उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग थी $1,000 पर मंथ और वो कमाते थे $1,800 पर मंथ। 2 सालों में उन्होंने $12,000 तक सेव किया और अपनी जॉब छोड़ दी और फुल टाइम म्यूजिशियन बन गए। वो इतना तो कमा रहे थे जिससे उनकी ज़िंदगी आराम से चल सके, बट ही वॉज फ्री। आज वो फाइनेंशियली फ्री है, उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बेच दी है, मिलियनर बन चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये मिलियन मैटर नहीं करते जितने वो $12,000 मैटर करते थे, जिनकी वजह से मैं जॉब छोड़ सका एंड दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई एवर टुक, क्योंकि मुझे फ्रीडम मिला था। फोर्थ, सरप्राइज। थिंग्स दैट नेवर हैपन बिफोर हैपन ऑल द टाइम। जिंदगी हमें हमेशा सरप्राइज करती है। अब इन्वेस्टिंग हिस्ट्री का ही एग्जाम्पल ले लो। हिस्ट्री हमें ये बताती है कि हमारे एक्सपेक्टेशन क्या होने चाहिए, लोग कहाँ गलत थे ये भी बताती है, लेकिन फ्यूचर में यही होगा या नहीं होगा ये हमें कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इन्वेस्टिंग कोई हार्ड साइंस नहीं है। इन्वेस्टिंग ये बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ इनपरफेक्ट डिसीजन लेते हैं और इन सारे इमोशंस के कारण मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई ग्रीडी होता है तो कोई नर्वस होता है। ऐसे इमोशंस के कारण ही मार्केट हमें सरप्राइज करता है। सरप्राइजेस हमेशा हिस्ट्री से ही आते हैं, पर हमें तब पता नहीं होता कि ये फ्यूचर में हमें सरप्राइज देगा। कोई भी उसे पहचान नहीं सकता। सरप्राइज इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस लो है या फिर हमारा मॉडल रॉन्ग है। सरप्राइज इसलिए आते हैं क्योंकि हिटलर के माँ बाप ने हिटलर पैदा होने के 9 महीने पहले ये आर्ग्यू किया था कि हमें सेक्स करना है या फिर झगड़ा करना है, और उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें बेबी चाहिए, इसलिए सरप्राइज आते हैं। या फिर टेक्नोलॉजी इतने आगे ही नहीं जाती अगर बिल गेट्स पोलियो की वजह से मर गए होते, क्योंकि जोनास सेल्फ ने पोलियो की वैक्सीन ही नहीं निकाली। सरप्राइज किस फील्ड से आएगा और कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता, इसलिए मार्केट हो या जिंदगी, हमें हर सरप्राइज को फेस कर कर आगे चलना ही होता है। फिफ्थ, यू विल चेंज। जिंदगी में आप जो भी लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो आखिर तक बने रहते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन लेना भी ज़रूरी है, बट थिंग्स विल चेंज। आपके आसपास की दुनिया की वजह से आपके गोल्स बदलेंगे, आपके डिज़ायर्स बदलेंगे, इसलिए मैक्सिमम इन्वेस्टर की होल्डिंग वो जितने साल तक प्लान करते उतने साल तक नहीं होती। उन्हें अपने स्टॉक्स को बीच में ही बेचना पड़ता है, बिकॉज दे चेंज। आज एक टीनेजर लड़का पैसे खर्च करता है अपने शरीर पर टैटू बनवाने के लिए, और कुछ सालों बाद यही लड़का और पैसे खर्च करता है वही टैटू को निकालने के लिए। आज एक मैरिड इंसान अपनी बीवी को डिवोर्स देने के लिए भागदौड़ करता है, और यही मैरिड इंसान कुछ साल पहले उसी लड़की से शादी करने के लिए भागदौड़ कर रहा था, क्योंकि पीपल चेंज। चार्ली मंगर, जो एक ग्रेट इन्वेस्टर है, उन्हें पूछा गया था कि आपका व्यू क्या है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग पर। तब उन्होंने कहा था, फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरी। कंपाउंडिंग को अननेसेसरी इंटरप्ट मत करो, लेकिन ये करना सबके बस की बात नहीं होती। हम हमारे इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख सकते, इसलिए सब लोग ग्रेट इन्वेस्टर नहीं बनते। हमें बस 2 चीज़ें दिमाग में याद रखनी है। पहली, हमें कोई भी एक्सट्रीम एंड तक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करनी है, और दूसरी, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने लिया हुआ डिसीजन आप फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये बुक आप एक बार नहीं पढ़ सकते, आप इसे बार बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बुक हमें इतना कुछ सिखाती है कि वो हम एक ही बार में नहीं सीख सकते। अगर आप भी ये बुक खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप अमेजोन से जाकर खरीद सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर इन्वेस्टिंग के रिलेटेड रील्स बनाता हूँ जो 30 सेकंड्स के होते हैं। 30 सेकंड्स में मैं कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ।
आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इन्वेस्टिंग के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल।